नमस्ते। आज साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते फिर घटनाएं बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। पहली घटना तो अगर सबको याद हो, अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से भाषण था, जिस पे हम लोगों ने एक छोटी चर्चा कर ली थी। दूसरा एक बिल्किस बानो का केस भी हुआ, जिसमें बिल्किस बानो के केस में जो अ, अपराधी थे, जो सजा काट रहे थे आजीवन कारावास, उनको एक बहुत कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा ऐसा आदेश जिस पे बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, उसके तहत छोड़ा गया। अ, फिर एक बिहार मंत्रिमंडल फॉर्म हुआ और बीजेपी उसमें तरह तरह के क्वेश्चन करने लगी कि भाई ये क्यों है, इनका कंडक्ट कैसे है। तेज प्रताप यादव जी के बहनों ही बैठे हुए हैं सभा में, उधर तेजस्वी यादव के जो एक पीए या सहयोगी संजय यादव जी कैसे मीटिंग में बैठे, इत्यादि इत्यादि। और इन सब में कल मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर पे एक सीबीआई की रेड हुई। देश में बहुत से स्थानों पे भी हुई, 31 स्थान कह रही है सीबीआई का। हालांकि रात का बयान है कि कोई कैश नहीं पकड़ा गया है, उन्होंने केवल डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर सीज किया है। मैं प्रोफेसर अभय दुबे शुरू इसी बात से कर रहा हूं कि अ, ऐसा कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अभूतपूर्व काम किया है, वो बहुत अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है, उसके चलते ये रेड हुई। एक तो ये कह रहे हैं, बीजेपी ने बिल्कुल बाढ़ लगा दी थी। कल वो 3-4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वक्तव्य भी दे रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी दोषी, वो उनको ऑलरेडी दोषी करार दे दिए थे। मतलब अभी कोई अभी अभी तो केवल रेड हुई थी, कोई मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने दोषी करार दे दिया था। बीजेपी का कहना यह है कि उन्होंने एजुकेशन में हो सकता है बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन ये रेड एक्साइज डिपार्टमेंट की कुछ भ्रष्टाचार को लेकर है, जहां 144 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बोल रहे हैं, जो कोविड के चलते उनका कहना था आम आदमी पार्टी का, उन्होंने इसको वेव किया था। सबसे पहली बात इसी से शुरू कर रहे हैं प्रोफेसर अभय दुबे, कल रेड का मामला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इसका विश्लेषण कर सकता हूँ। वो क्या आंकड़े हैं, क्या रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्यों उन्होंने अपनी आबकारी नीति को वापस लिया और क्यों नई आबकारी नीति बनाई थी, इसके ऊपर तो विशेष रूप से इन तमाम पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की गोट दिल्ली की राजनीति में पूरी तरीके से पिट चुकी है। अगर किसी भाजपा नेता से आप अचानक पूछ लें कि आप आखिरी बार कब चुनाव जीते थे, तो उसको ये बताने में मुश्किल पड़ जाएगी कि आखिरी बार कब मदन लाल खुराना के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव जीता था और किस तरीके से दिल्ली की राजनीति धीरे धीरे करके उनके हाथ से 5 साल के अंदर फिसल गई। उन्होंने साहब मदन लाल खुराना को हटा के साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, फिर साहब सिंह वर्मा को हटाकर उन्होंने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव में खूब जम के प्रचार किया, लेकिन प्याज की महंगाई थी और भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हारी। उसके बाद से भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती है। बावजूद इसके कि दिल्ली की राजनीति में भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो मोटे तौर पर स्थिर रहता है, इसके बावजूद भी उसमें कुछ भी वो नया जोड़ पाने में असमर्थ रही है। जो पहले था वही है। और इस बीच में भाजपा ने कई बार अपने नेतृत्व को बदला। किरण बेदी को भाजपा का इंचार्ज बनाया गया, इससे पहले भी कई लोग बदले जा चुके हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और दरअसल ऐसा कोई भी नेता नहीं आया जो पहले शीला दीक्षित को टक्कर दे सके और अब अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक और चुनावी हालत दोनों बहुत खराब है। उसकी गोट पिट चुकी है। कोई भी भाजपा वाला ये भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगले चुनाव में वो जीत सकता है। तो मुझे लगता है कि जब एक बार भाजपा ने ये समझ लिया कि ये हम यहां पर चुनाव के जरिए नहीं जीत सकते हैं, और भाजपा के सामने दूसरा डर ये भी है कि जो स्थानीय निकाय हैं, जो एमसीडी है, एमसीडी का चुनाव अगर होगा तो इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा वो चुनाव भी हार जाएगी और दिल्ली की राजनीति से वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड लाइन ऑफ अटैक है, जिसको मैं कहता हूं, जो कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के जरिए किया जाता है, वो सेकंड लाइन ऑफ अटैक किया जा रहा है। और उस सेकंड लाइन ऑफ अटैक में हम जानते हैं कि चिदंबरम को 110 दिन तक इन लोगों ने जेल में रखा।
सत्येंद्र जैन को जेल में डाले हुए हैं अभी भी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत, रॉबर्ट वाड्रा को तो काफी कोशिश करने के बावजूद भी जेल नहीं भेज पाए। कितने दिन भर ईडी ने बैठा के उनसे पूछताछ की। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी लगातार वहां पर बुलाते हैं ईडी में, दिन भर बातचीत करते हैं, दिन भर सवाल खानी करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। ये मनीष सिसोदिया के ऊपर पहली रेड नहीं है, इससे पहले सीबीआई ने उनके ऊपर रेड की थी। पूरे दिन तक इसी तरीके से उनके घर की छानबीन करती रही और बाद में वो लोग लिख के देके गए कि भाई आपके घर हमें कुछ नहीं मिला, हम सॉरी बोलते हैं आपको आपकी दिक्कतों के कारण। अच्छा, अब जहां तक इस रेड का सवाल है, मैंने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है, सबकी राय लेने की कोशिश की है कि भाई इस रेड के दरअसल परिणाम क्या होंगे और इसके पीछे की राजनीति क्या है। आमतौर पर पत्रकारों का मानना यह है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजना है। भले ही उनको वो जेल में बहुत दिन तक ना रख पाए, भले ही वो कुछ साबित ना कर पाए, लेकिन वो एक बार किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी बहाने से उनको जेल जरूर भेजेंगे। अब सीबीआई की एफआईआर, अब कहा जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अब जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, वो एफआईआर दर्ज करेगी। अच्छा, अब वहां कुछ भी नहीं मिला है। अब टीवी पे क्या होता है, अब आप देखिए, मैं दिन में टीवी देखता रहा, अब दिन टीवी पे क्या होता है कि नीचे लिखा हुआ आता है टीवी पर, मनीष सिसोदिया के यहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। अब दूसरा लिखा हुआ आता है कि अब दोनों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, दोनों तरफ के बयान दिखाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह का माहौल बनता है कि एक तरफ छापे चल रहे हैं और दूसरी तरफ टीवी भी, जिसके खिलाफ सरकार छापा मार रही है, उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है और साथ में दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी बुला रखा है। तो ये सब पूरा का पूरा एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक सर्कस चल रहा है पूरा का पूरा। और इस सर्कस में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति, जो कि उभरती हुई राजनीतिक शक्ति है, जिसने बार बार साबित किया है कि जहां उसे सत्ता मिल जाती है वहां उसमें सत्ता में टिके रहने की क्षमता है और वो नए इलाकों में अपना प्रसार करने की क्षमता भी उनके अंदर है। जाहिर है कि भाजपा जितनी बड़ी ताकत है उसके मुकाबले हर क्षमता सीमित ही लगती है, लेकिन पंजाब में जो उनकी जीत हुई है वो एक अभूतपूर्व जीत हुई है, हम सब लोग इस बात को मान चुके हैं। दिल्ली में कोई भी हथकंडा अपना लें, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को जीतती हुई नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि ये सिसोदिया को कुछ दिनों के लिए जेल भेजेंगे और उसके बाद फिर सिसोदिया जी जेल से निकल के आएंगे और फिर से दोबारा अपना कामकाज करेंगे। जैसे सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा है वैसा उनके साथ भी होगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम सब लोग जानते हैं सत्येंद्र जैन राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने दिल्ली के कई मॉल बनवाए, उनकी एक फर्म थी, वो बाकायदा इस प्रकार का व्यवसाय करते थे, प्रोफेशनल थे। तो आप उस जमाने की चीजें आप निकाल के लाते हैं और उस जमाने की चीजों के आधार पे आप उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और बात है, ध्यान रखने वाली बात है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान भी खींचना चाहूंगा। जब किसी नेता का या किसी राजनीतिक शक्ति को बहुत ज्यादा इस तरह सताया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उनका डिमोनाइजेशन किया जाता है, और दरअसल आप उन्हें कुछ निकलता है नहीं, आप कोई ठोस बात ऐसी निकलती है नहीं। जैसे मान लीजिए पार्थ चैटर्जी के यहाँ वो कितने 50-60 करोड़ रुपए निकल आए, तो इस प्रकार का कोई ठोस प्रमाण निकलता है नहीं। तो उसके बाद में फिर जनता की हमदर्दी भी उन लोगों के साथ बढ़ जाती है और फिर उतना जो राजनीतिक लाभ आप उठाना चाहते हैं वो राजनीतिक लाभ दरअसल आपको मिलता नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा इससे, मैं जो आपने अभी बात कही, मैं उसके बारे में मैं अपना एक ओपिनियन बताऊं। एक लोग जो ना मोदी जी के बहुत पक्ष में हैं और एक लोग जो मोदी जी के विपक्ष में हैं, इनके अलावा एक बड़ी मेजॉरिटी जिसका कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जो एक जनरल वो है ना कि अरे जब पुलिस आई है, रेड हुई है, तो कुछ तो किया ही होगा। एक ये चीज काम करती है, जो मुझे लगता है जो बीजेपी का हथियार है कि इतना करते रहो कि लोगों के मन में इसको बदनाम कर दो। जो कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। दूसरा एक चीज मुझे और कहीं लगती है, आनंद जी, ये सही बात है आपकी। जब पुलिस छापे मार रही है, जब सीबीआई जांच कर रही है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सक्रिय है, तो लोगों के दिमाग में बात हो ही सकती है कि जरूर भाई कहीं अगर जहां थोड़ा सा धुआं है तो वहां आग जरूर रही होगी। तो इस प्रकार की बातें लोगों के दिमाग में आ ही सकती हैं। लेकिन नेताओं के पास में इस प्रकार की घटनाओं से बचने का और उसको रिकवरी करने की भी युक्तियां होती हैं। जी,
नहीं, मैं दूसरा पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन ये था कि एक चीज मुझे और कहीं समझ में आई है कि जब तक अरविंद केजरीवाल साहब, आपको अगर याद हो, बहुत आक्रामक हुआ करते थे शुरू के दिनों में मोदी जी के अगेंस्ट। 2015 में मैंने आज टेलीग्राफ ने उस रिपोर्ट को छापा है, उस वर्ड्स को छापा है, जब इनके सेक्रेटरी को, जो IAS अधिकारी थे, उनके घर पे रेड हुई थी, तो इन्होंने मोदी जी को बहुत बहुत ही कड़े शब्दों में साइकोपैथ है बोला था। उसके बाद हमने देखा कि एक थोड़ी नरमी आई है, वो शायद हो सकता है वर्किंग अरेंजमेंट इनका हुआ हो। अब केजरीवाल साहब उस तरह के आक्रामक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जहां जहां आपने देखा कि आक्रामकता कम हुई, वहां वहां बीजेपी ज्यादा वो इन्फोर्स करती है? जैसे हमारे यहाँ ये जो हमारे यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में आक्रामकता कम हुई, तुरंत उनके ऊपर उनको टेम कर लिया गया। आपको कहीं लगता है कि ये भी एक फर्क है? अगर अरविंद केजरीवाल का भाजपा के साथ में या केंद्र सरकार के साथ में कोई वर्किंग अरेंजमेंट होता या कोई अलिखित किस्म का समझौता होता, तो फिर ये कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों हो रही होती? आप देखिए, आम आदमी पार्टी 2 क्षेत्रों में काम करने, अपना गवर्नेंस देने के लिए जानी जाती है। एक स्वास्थ्य का क्षेत्र है और एक शिक्षा का क्षेत्र है। स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाल रखा है और शिक्षा मंत्री को आप जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाजपा है, वो अपना हमला उसी जगह पे कर रही है जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार का USP है, जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो वही हमला कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इन सब लोगों को पता है कि बाकी जितनी भी राजनीतिक ताकतें हैं, लोगों के सामने उनका रहस्य खुल चुका है कि वो कितने पानी में है। आम आदमी पार्टी ही है जिससे लोगों की उम्मीदें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल लोगों की उम्मीदें बंधनी अब शुरू हुई हैं। जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी आती है, भले चुनाव जीते या न जीते, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये एक नई किस्म की ताकत है जो कुछ करेगी। दूसरी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी जो परंपरागत पार्टियां होती हैं, जो कि जाति और धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, आम आदमी पार्टी कहीं जाति धर्म के आधार पर अपनी राजनीति नहीं करती। कम से कम मैंने नहीं देखा कि वो किसी खास तरह की जाति के जज्बात को जो है वो अपील करने वाली बात कर रही हो, उनको अपनी तरफ खींचने की बात कर रही हो, या कोई धार्मिक प्रश्न उठा रही हो। ऐसा भी नहीं है। तो वो एक खास तरह की पार्टी है जो कि शहरी इलाकों में राजनीति के जरिए विकसित हुई है, लेकिन पंजाब में उसने दिखाया है कि वो ग्रामीण जनता के मन में भी अपना स्थान बना सकती है। हालांकि ऐसा करने में उसे करीब 10 साल का समय लगा। दूसरे राज्यों में भी ब्रेक थ्रू करने के लिए, नई जमीन तोड़ने में उसको समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की साख गिर रही है, कई जगहों पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। कांग्रेस का 2 चुनावों में 0 परिणाम रहा, 0 परिणाम रहा है। पंजाब में जहां कांग्रेस मुख्य ताकत थी, वहां आम आदमी पार्टी ने उसको बिल्कुल धकेल के कोने में खड़ा कर दिया है। तो पहले वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर आघात करती है। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास है, मोटा मोटा। मैं एक संक्षेप में एक प्रश्न और मेरे मन में जो है, बात रह गई आपकी, एक और बात रह गई। जहां तक ये है कि सारे नेता एक खास तरह की रणनीति से चलते हैं। वो कोई कदम उठाते हैं, कोई बयान देते हैं, फिर वो आकलन भी करते हैं कि इसके होते राजनीतिक लाभ क्या हो रहे हैं, और फौरी राजनीतिक लाभ क्या हो रहे हैं, दूरगामी राजनीतिक लाभ क्या हो रहे हैं। उसके हिसाब से वो अपनी भाषा बदलते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आलोचना के बिंदु बदलते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को किस तरीके से पेश करना है, ये बदलते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी और बिल्कुल नई थी, तब वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती थी, कौन सी बातें कहती थी, किन राजनीतिक नैतिकताओं के ऊपर जोर देती थी, आज किन राजनीतिक नैतिकताओं पर जोर देती है, आज कौन सी भाषा अख्तियार करती है। ये तो परिस्थिति के मुताबिक हर एक को बदलना पड़ता है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कितना बदला है। जब से उन्होंने वो कुख्यात सूट पहना था, जब राहुल गांधी ने उनको सूट वूट की सरकार कहा था, आज तो नरेंद्र मोदी वो सूट नहीं पहन सकते। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को किस तरह पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पेश किया। पहला चुनाव तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर नहीं लड़ा था, पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पेश किया है। गरीबों के मसीहा के तौर पर वो अपने आप को पेश करते हैं। साथ में बड़े पूंजीपति हैं, उनको भी साधते रहते हैं। उनके बारे में ये भी लिखा जाता है, इनसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप, जो जिसको पूंजीपति कहते हैं कि वो बिजनेस फ्रेंडली प्रधानमंत्री है और आज का सबसे बड़ा बिजनेस फ्रेंडली प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को राष्ट्रीय मंच पर गरीब, पिछड़ों का और दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करता है। तो आप देखिए वो किस तरह तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं जी। मैं एक उन्होंने साथ रखा है। तो इस तरह की तमाम कोशिशें, अब देखिए
अरविंद केजरीवाल ने अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो भारत को नंबर 1 बनाने के लिए जा रहे हैं। भारत को नंबर 1 बनाना उनका लक्ष्य है। अच्छा, अब एक ऐसा नेता जो दिल्ली जैसी एक आधी विधानसभा का मुख्यमंत्री है, जिसने अभी एक बड़े राज्य में चुनाव जीता है, उसे जरूरत यह है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करे। अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं करेगा तो फिर दिल्ली और पंजाब से आगे निकलकर हरियाणा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में वो किस स्तर के आधार पर वोटरों से अपील करेगा। तो कुछ ना कुछ तो उसे करना है। तो जब वो ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये छोटे मुंह बड़ी बात है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये अपने आप को नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश कर रहे हैं, और कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि भाई ये ऐसा नहीं करेंगे तो राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, जब पिछला पंजाब का चुनाव था, ये वाला नहीं, पिछले पंजाब के चुनाव में भी बहुत शोर था कि आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। तो टीवी के एक संवाददाता ने अमित शाह से पूछा कि वहां पे वहां आम आदमी पार्टी आगे निकल जाएगी, जीत जाएगी। तो अमित शाह का जवाब था, कोई पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। जी, अब स्थिति यह है कि अब वास्तव में वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको रोकना जरूरी है। जब तक वो दिल्ली मॉडल की तरफ ऊपर हमला नहीं करेंगे तब तक वो आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाएंगे। हाँ, अबे ये बहुत संक्षेप में एक चीज, क्योंकि एक चीज मैंने और देखी अभी हाल के दिनों में, जो विपक्ष का जो पूरा होराइजन है, जो पूरे सारे लोग खड़े हैं, किसी के ऊपर कुछ हमला होता है दूसरा खड़ा नहीं हो रहा है साथ में। इस पूरे उसमें आम आदमी पार्टी का जैसा कल हुआ और जैसा उनकी बातों से लग रहा था, वो चाहते थे कि भाई और लोग भी साथ खड़े हों। लेकिन हाल के दिनों में जब तीसरा शीतलवाद का मामला हुआ, पूरा देश विपक्ष खड़ा हुआ था, वो उसमें नहीं बोले। बिल्किस बानो में जिस समय जिस तरह से लोगों को छोड़ा गया वो चुप रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको तो इनके यहाँ रेड हुई है, उनको तो ईडी बुला के जिस तरह से लगातार पूछताछ कर रही थी, ये बिल्कुल साइलेंट थे। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि भाई अगर गलत हो रहा है तो खड़ा होना पड़ेगा सबको? नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत यह है कि विपक्ष की राज्यों में जो राजनीति है, जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया दिल्ली में, तो वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कितना भी जुल्म सितम हो, केंद्र सरकार कितना भी हमला करे, कांग्रेस बिल्कुल चुप रहती है, चुप ही नहीं रहती है, बाकायदा ये कहती है कि इनके खिलाफ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। भाई कांग्रेस ने आज तक, दिल्ली की कांग्रेस ने आज तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी रेड हो चुकी है, इतने मंत्रियों के खिलाफ जांच हो चुकी है, इतने एमएलए के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कांग्रेस ने तो हर कार्रवाई का समर्थन किया है। तो जब कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में उनकी हर कार्रवाई का समर्थन करती है उनके खिलाफ होने वाली, तो अब वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मान लो केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो वो क्यों करें? तो कुछ ना कुछ आपसी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कुछ ना कुछ तो आपसी समझदारी बननी चाहिए। अगर थोड़ी आपसी समझदारी बनेगी तो शायद कुछ हो पाएगा। लेकिन ये आपसी समझदारी मैं समझता हूं बनेगी, थोड़ा जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा ये आपसी समझदारी हमें उभरती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी लोकसभा चुनाव काफी दूर है, इसलिए इस तरह की आपसी समझदारी दिख नहीं रही है। जी, अच्छा, एक मैं थोड़ा और इसी हफ्ते के एक बड़ा घटनाक्रम था जो हाँ पिछले 4-5 दिन 15 अगस्त के जस्ट बाद बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी थे जो उम्र कैद काट रहे थे, उनको गुजरात सरकार ने छोड़ दिया रेमिशन के मतलब एक पॉलिसी के तहत। और उस पॉलिसी में ही बहुत डाउटफुल है, क्योंकि उनको 1992 की पॉलिसी के तहत छोड़ा गया है। उसके बाद एक नई पॉलिसी 2014 की ऑलरेडी आ चुकी है, जो गुजरात सरकार इसको लागू की हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप 1992 के हिसाब से करिए, क्योंकि 2014 के हिसाब से छोड़े नहीं जा सकते थे। ये जो छोड़े गए हैं ये रेपिस्ट, हत्यारे, इन पे आपको कुछ मतलब, इस पे देश बिल्कुल चुप है भाई। नहीं, मैं देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एंकर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चैनल भी बहुत खुश नहीं है। उन्होंने भी, एक चैनल को मैंने देखा जो दिन रात भाजपा के लिए ढोल मजीरे लेकर गाना गाता, भजन करता रहता है, उसने भी इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है। ऐसे स्तंभकार जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुल मिलाकर सोचते लिखते हैं, वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक किस्म की घटना है। बिल्कुल, आप देखिए,
आखिरकार ऐसी क्या बात थी, गुजरात भाजपा को ऐसा क्यों करना चाहिए था, गुजरात सरकार को ऐसा क्यों करना चाहिए था? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर सारे देश को उपदेश दे रहे हैं कि भाई स्त्रियों की मर्यादा और स्त्रियों की इज्जत करना आप सीखिए, और उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की बनाई हुई सरकार एक इस तरह का काम कर रही है कि जिन लोगों को अदालत जिन लोगों को हत्या और बलात्कार में सजा दे चुकी है और जो कई साल से सजा काट रहे हैं, उनको न केवल छोड़ा जाता है और एक संदिग्ध किस्म के नियम के तहत छोड़ा जाता है, ऐसे नियम के तहत छोड़ा जाता है जिसको वही सरकार बदल चुकी है, उसके तहत छोड़ा जाता है। फिर जो जेल से बाहर निकलते हैं फिर उनका सम्मान होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो हो रहा है, इससे अगर ये लोग समझते हैं कि इससे लोगों को कोई राजनीतिक लाभ हो रहा है, तो ये गलत फहमी है। इससे हिंदुत्व की विचारधारा भी कलंकित होती है। इनकी अपनी विचारधारा, जिसका झंडा ये लोग उठाए रहते हैं, वो भी कलंकित होती है। अगर एक मुसलमान स्त्री के साथ कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं और उसकी छोटी बच्ची की हत्या कर देते हैं, तो उसी गांव में 11 मुसलमानों की और हत्या कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसको सांप्रदायिकता विरोधी न समझा जाए। कम से कम एक कोशिश दिखाई पड़ती है। जो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में जो उन्होंने कार्रवाई की, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में इसको लेकर चिंता का भाव है। एक तरफ तो ये चिंता का भाव है, दूसरी तरफ गुजरात की सरकार ऐसा कर रही है। तो अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया था, सबको मटिया मैट कर दिया, सबको शून्य में बदल दिया। जी जी, मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि मैं चलते चलते पूछ लूं, बिहार में नई सरकार आ गई है और उसमें लालू जी के दोनों लड़के एक उप मुख्यमंत्री बने, एक मंत्री बने हैं। एकदम से हमला शुरू हो गया है भाजपा की तरफ से उस सरकार के कॉम्पोजिशन पे कि उसमें एक दागदार साहब मंत्री बने हैं। फिर यह भी हुआ है कि तेज प्रताप यादव अपने बहनोई को लेके वहां बैठे थे किसी मीटिंग में। फिर तेजस्वी यादव अपने किसी सलाहकार संजय यादव को भी मीटिंग में बिठाए थे। लेकिन मैं जरा इसलिए पूछ रहा हूं कि ये खुलेआम, मैं दो चीजें आपसे पूछूंगा। एक तो ये होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां जब सुनील बंसल संगठन मंत्री हो के उत्तर प्रदेश में बैठते हैं और सारे ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे ठेके पट्टे करते हैं, जो आम बात है, सबको ये खुली बात है, वही मैनेज करते हैं, तब कोई नहीं प्रश्न करता है। जब उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिलीप खट्टेक अपना इस्तीफा भारत सरकार के गृह मंत्री को भेजता है, तब कोई नहीं पूछता है कि भाई इनकी लोकल स्टैंडिंग क्या है। मैं जरा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा प्रोफेसर। देखिए, ये तो बहुत अपने आप में स्पष्ट है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एपीडीआर ने बिहार में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार थी, उस वक्त भाजपा के कितने मंत्री दागी थे, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के कितने मंत्री दागी थे और उस सरकार में मौजूद थे, उन सबकी सूचियां प्रकाशित की हैं। और उस वक्त भाजपा के कितने मंत्री दागी थे, सब कुछ रिकॉर्ड पे है और सब टीवी पे सारा का सारा दिखाया जा चुका है। तो ये जो पूरा दावा है इनका कि फलाना मंत्री दागी था, फलाना मंत्री को सरेंडर करना था, फलाना मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है और किसकी ऊपर घोटाले का आरोप है, तो ये सारी बातें बिल्कुल बेकार की हैं और बिहार की राजनीति पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट हैं। वो कहते हैं ये सब कहने दीजिए, हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, हम इन सब बातों का चुनाव में जवाब देंगे। उन्हें यकीन है कि हमारे पक्ष में एक जबरदस्त सामाजिक गठजोड़ है और हम मतदाताओं का बहुमत बड़े पैमाने पर हमारे साथ है। ऐसी उन लोगों की इस वक्त भावना है, मुझे लगता है ऐसा लोगों ने मन बना रखा है। लेकिन इसी के साथ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जो मुझसे एक टीवी एंकर ने सवाल पूछा कि क्या ये लोग महागठबंधन की सरकार एक नई शुरुआत नहीं कर सकती थी, क्या जरूरी क्या था इन लोगों को 3 लोगों को मंत्री बनाया जाता? भाई 6 महीने बाद मंत्री बना देते, जब ये लोग अपने अपने मामलों से पूरी तरीके से बरी हो जाते। आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उन ऐसे लोगों को मंत्री बनाना पड़ा जिससे भाजपा को उनके ऊपर आरोप लगाने का मौका मिल गया? तो इसमें स्थिति यह है कि लोकतंत्र का पूरी तरीके से सामुदायिकीकरण हो गया है। ये कम्युनिटीज का लोकतंत्र बन गया है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सा समुदाय किस पार्टी के साथ है, और आप कुछ भी कहते रहिए, कोई भी आरोप लगाते रहिए, कोई भी प्रचार करते रहिए, उस समुदाय के वोट, ज्यादातर वोट उस पार्टी को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है। बिहार में नेताओं को पता है कि कितने समुदाय हमारे पक्ष में हैं और कितने समुदाय भाजपा के पक्ष में।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में लोगों को पता है कितना प्रचार हुआ साहब कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ब्राह्मणों ने तो भाजपा को ही वोट दिया, राजपूतों ने तो भाजपा को ही वोट दिया, बनियों ने तो भाजपा को ही वोट दिया, तो ऊंची जातियों भूमिहारों ने मोटे तौर पर भाजपा को ही वोट दिया। कहा जाता है, इस पर विवाद है कि कितने जाटों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन ये तो लोग मानते ही हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 35-40% जाटों का वोट तो भाजपा के पास, भाजपा की तरफ गया ही। मतलब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि जाटों ने पूरी तरीके से भाजपा को ना वोट दिया हो। तो ये समुदायों का लोकतंत्र बन गया है, और इस समुदायों के लोकतंत्र में जो राजनीतिक नैतिकता सबसे ज्यादा मार खाती है। किसी को उस राजनीतिक नैतिकता की परवाह नहीं है। कोई भी पार्टी नई शुरुआत कर रही, किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो नई शुरुआत करे। हर पार्टी अपनी पूर्व निर्धारित विचारधाराओं, पूर्व निर्धारित आचरण संहिताओं और पूर्व निर्धारित व्यवहारिक रवैये और पूर्व निर्धारित अवसरवादिता, इन सबके शिकंजे में है। उनसे आप कुछ भी नई कोई उम्मीद मत कीजिए। तो इसलिए अब क्या कहा जाए, हम सब लोग तो देख ही रहे हैं, अब तो वो जो जग का मुजरा देख वाली स्थिति हमारी और आपकी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले अंक में फिर से बात होगी, लेकिन अब एक चीज और होती जा रही। पहले हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते थे, नेताओं की करते थे, अब एजेंसीज भी आ गई हैं जिसकी चर्चा होनी होती है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर हो गई हैं हमारे आज के लोकतंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।